रोज की तरह आज फिर जब मैं सोकर उठी तो मेरी ननद मुझे घर में कहीं पर भी नजर न आई। अपने कामों से फारिग होकर जब मैं 12 बजे अपने कमरे में आई तो मेरी ननद की टांगे मुझे मेरे बिस्तर के नीचे से नजर आई। पहले मेरी अचानक उस पर नजर पड़ी तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई, लेकिन फिर जब गौर से देखा तो वो मेरी ही ननद थी। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर थी कि वो मेरे बिस्तर के नीचे क्या कर रही है। हम गाँव के रहने वाले लोग थे, इसलिए पुराने जमाने के रिवाज को चलते हुए हमने भी अपनी चारपाई के ऊपर बड़ी बड़ी दरिया बिछाई हुई थी, जिसे इसके नीचे से कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। इसलिए मुझे भी खबर ना हो सकी कि मेरी ही ननद मेरे बिस्तर के नीचे ही सो रही थी। अब मैंने उसकी जासूसी करना शुरू कर दी तो हैरत की इंतहा न रही जब अगली रोज सुबह होते ही मैंने अपने बिस्तर के नीचे देखा तो मेरी ननद आज भी बेसुध वहीं पर सोई हुई थी। मुझे हैरानगी के साथ साथ काफी अजीब लगा, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ननद क्यों रोज मेरे बिस्तर के नीचे आकर सो जाती है। क्या वो हमारी बातें सुनने के लिए आई थी या फिर वजह शायद कुछ और थी। लेकिन मैंने ननद को इस बात की खबर न लगने दी थी कि मुझे मालूम है कि वे रोज मेरे बिस्तर के नीचे आकर सो जाती है, क्योंकि अगर मैं इसे पूछूंगी तो जरूर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी या फिर मेरे इस तरह अचानक बात करने से वो और होशियार हो जाएगी। मैंने सोच लिया था कि सच का पता लगाकर ही रहूंगी। पता लगाने के लिए ननद को एक रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी और खुद ननद की जगह अपने ही बिस्तर के नीचे जाकर सो गई। मुझे वहां मिट्टी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मैंने उस जगह से मिट्टी हटाई तो देखकर रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो किसी मर्द का मेरा नाम समरा है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में रहती थी। माँ बाप की इकलौती औलाद थी। माँ और बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बाबा ने घर में जानवर पाले हुए थे जिनका दूध निकाल कर वो बेचते थे और उससे हमारी अच्छी खासी गुजर हो जाती थी। माँ ने घर को संभाला हुआ था और अब वो अपने साथ साथ मुझे भी घर को संभालना सिखा रही थी। उनका कहना था कि जल्दी वो मेरी शादी कर देंगे और अच्छी लड़कियां घर का काम सीख कर ही ससुराल जाती है, ताकि बाद में उनके माँ बाप पर कोई उंगली ना उठा सके। और इस तरह लड़की भी अपने घर में खुश रहती है, क्योंकि हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। वैसे ससुराल में जाकर उसके ससुराल वालों के दिल जीतने का भी यही एक तरीका होता है। लड़की ससुराल जाते ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले और अपने देवर जेठ ननद और सास ससुर के काम करे और अपनी ससुराल के हर एक बंदे के दिल में अपना एक अच्छा मुकाम बना लेती है। माँ की बात मुझे गलत भी नहीं लगी थी। आजकल के दौर में तो यही रिवाज है कि शादी के बाद मेहंदी सूखने से पहले ही बहू को सारे काम संभाल लेने चाहिए। इस तरह से सब लोगों की पसंद नापसंद का अंदाजा हो जाता है और कम ही अरसे में वो उनके रंग में रंगने लगती है। या उन सब बातों की एक वजह परवरिश भी होती है। अगर एक माँ अपने दिल लगाकर अपनी बेटी को सारे काम सिखाकर ससुराल भेजे तो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा और फसाद ही ना हो। माँ की बातों से मैं 100% राजी थी, क्योंकि आजकल के दौर में यही सब कुछ तो हो रहा था। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं सजाए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं गरीब की बेटी हूँ तो मुझे कोई महलों से शहजादा ब्याहने तो नहीं आएगा। मैंने दिमाग में अपनी कोई ऐसी खुराफात भी नहीं पाली हुई थी। लेकिन जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिससे सब कुछ ही बदल जाने वाला था। मैंने कभी सोचा भी ना था वो सब मेरे साथ होने वाला था, लेकिन मैं उन सब बातों से अनजान थी। अपनी आज की जिंदगी में खुश थी। जब मेरे लिए रिश्ता आना शुरू हो गए थे और उन रिश्तों में बाबा को एक रिश्ता सही लगा था, तो पापा कहते थे हमारी तरह ही गांव के रहने वाले हैं, और बाबा को उनका रहन सहन और आदत बहुत अच्छी लगी थी। बाबा ने पूरी जांच पड़ताल करवाने के बाद ये रिश्ता तय कर दिया था। अगले महीने की 10 तारीख को सादगी से मेरी शादी हो गई और मेरी विदाई कर दी गई। मैंने सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा था। 6ठी क्लास के लिए मुझे दूसरे गांव में जाना पड़ता था, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। घर में माँ का हाथ बटाने लगी। इस दौरान कब इतनी बड़ी हो गई कि आज मेरा रिश्ता तय हो चुका था और मुझे कुछ खबर ही ना हुई। जिस घर में मेरा रिश्ता तय हुआ था वहाँ सिर्फ 2 बहन भाई ही थे। 1 साल पहले ही मेरे होने वाले पति के माँ बाप का एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। अब वो दोनों बहन भाई अकेले रहते थे। बहन की उम्र 15 साल थी। मेरे होने वाले पति का नाम समीर था। अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर मैंने काफी ख्वाब सजा लिए थे। मेरी सहेलियां मुझे समीर का नाम लेकर सताने लगी और मैं भी शर्मा जाती थी। बाबा ने अपने गांव के लोगों से उधार लेकर मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी और वह फिर दिन भी करीब आ गया जब मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर विदा होकर अपने पति के साथ उसके घर आ गई। ये घर बड़ा नहीं था, बस छोटा सा घर था, जिसे सबसे बड़ा कमरा हम दोनों पति पत्नी के हिस्से आया था और छोटे कमरे में मेरी ननद रहती थी। कमरे से थोड़े ही फासले पर एक किचन बना हुआ था जहाँ पर खाना बनाया जाता था और ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। ननद मुझे काफ़ी अच्छे से मिली थी। मैं काफ़ी खुश थी। मेरी खुशी 7वें आसमान पर जब पहुंची थी
तब एक रोज पति अचानक घर आए और मुझे खुशखबरी सुनाई। मेरा पति गांव के सरपंच के घर में गाड़ी चलाने का काम करता था, यानी वह वहां पर ड्राइवर था। उनके घर में उनका बड़ा बेटा बाहर जा रहा था, इसके लिए ड्राइवर की जरूरत थी। तो बाहर के लोगों पर यकीन करने के बजाय उन्होंने मेरे पति को अपने बेटे का ड्राइवर बनाकर दूसरे मुल्क भेजने का फैसला कर लिया था। मेरा पति इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि वहां पर तो उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जानी थी और चंद साल वहां पर लगाने के बाद वहां पर जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। मुझे इसका ये आइडिया काफी अच्छा लगा था, लेकिन इसके जाने के बाद हम दोनों लड़कियां घर में अकेली रह जाती। यह सोचकर मुझे डर भी महसूस हुआ था, लेकिन कमाने वाला हमारे घर में एक मेरा पति था, इसलिए मुझे अपना दिल मजबूत रखना था और मैंने इसे मना करने की बजाय इसकी खुशी में इसका साथ दिया था। कुछ दिनों का काम था। वीजा वगैरह लगने के बाद मेरे पति अपने मालिक के साथ दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो गए थे। मैंने और मेरी ननन ने उसे बहुत सारी दुआओं के साथ विदा किया था। कुछ दिन तो बहुत अच्छे तरीके से गुजरे थे, लेकिन इसके बाद से न जाने अब क्या हुआ था कि मुझे अपनी ननन की कुछ हरकतें काफी अजीब लगने लगी थी। कभी कभी वो मुझे देखकर अचानक से डर जाती और कभी कभी तो मुझे इस तरह घूर कर देखती कि जैसे मैंने इसके साथ बहुत कुछ बुरा कर दिया हो। कभी वह बिल्कुल दोस्त जैसी और बहन जैसी हो जाती थी और कभी कभी तो यूं बिल्कुल अनजान सी लगने लगती थी। और ये सारे बदलाव इसमें मेरे पति के जाने के बाद ही आए थे। पहले तो सच में ऐसा कुछ भी मुझे महसूस ना हुआ था, बल्कि वह तो काफी खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन अब वह मुझसे कतराई कतराई सी रहती थी। जब माँ बाप को मेरे पति के बाहर मुल्क जाने का पता लगा था, माँ बाप अक्सर मुझसे मिलने आने लगे थे, बल्कि हम अक्सर आखिरी शाम तक मेरे पास ही रुक जाया करते थे। बाबा को कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भेड़ बकरियों को शायद कोई सौदा होने वाला था। अगर वो सस्ते में मिलते तो खरीद लेते और उनका भी दूध बेचते और अच्छी आमदनी हो जाती। इसलिए बाबा के जाते ही माँ मेरे पास रहने के लिए आ गई। मैंने माँ के पास बैठकर ननंद की बातें की थी। पति के जाने के बाद ननंद अक्सर मेरे साथ ही सो जाया करती थी, लेकिन जब से माँ आई थी अब वो अपने कमरे में ही रहती थी और मुझे यूं लगता था जैसे उसे माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं उन सबको अपना वहम जाना और ननंद के साथ भी अच्छे तरीके से ही रही। माँ ने मुझे कोई बार बताने की कोशिश की कि उन्हें लगता है जैसे तुम्हारी ननंद मुझे काफी अजीब लगती है, जैसे तुम बताती हो कि बहुत अच्छी है और घुल मिलकर रहने वाली लड़की है, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे तो वो काफी अजीब अजीब हरकतें करते हुए ही नजर आई है। अगर तुम इसे कहती हो कि मैंने दूध उबालने के लिए रखा है, इसका ध्यान रखना, तो वो चूल्हे के पास खड़ी हुई भी जानबूझकर दूध को उबाल देती है। किस तरह से 2-3 बार वो सब्जी भी जला चुकी है। मुझे यूँ लगता है जैसे उसे किसी बात पर गुस्सा है, या शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा और वह चाहती है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से वापस चली जाऊँ। माँ ने सारी बात बताते हुए अपने उदास से लहजे में कहा था। नहीं माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, शायद उसका ध्यान नहीं गया होगा, इसलिए ये सब हो गया होगा। मैंने माँ को बेफिक्र करना चाहा था, हालांकि मैं जानती थी कि जो कुछ मैं महसूस कर रही हूँ वो सब सच है, क्योंकि मेरी ननन वाकई काफी अरसे से इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ये सब बातें करके क्या साबित करना चाहती है। मैंने सोच लिया था कि माँ के जाने के बाद मैं इससे खुद इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन भी इसका यही बर्ताव रहा था। अचानक बाबा आ गए थे, जिनको देखकर माँ ने चैन का सांस लिया था। थोड़ी देर रुकने के बाद रात के वक्त ही बाबा और माँ दोनों अपने घर रवाना हो गए थे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन शायद माँ बाबा को सारी हकीकत बता चुकी थी और बाबा को ये गवारा ना था कि वो मेरी ननन के ना चाहने के बावजूद भी यहाँ पर रुके। उन दोनों के जाते ही मैं घर में काफी उदास सी इधर उधर टहल रही थी और अपनी ननन की इन अजीब गरीब हरकतों पर गौर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ आ ही नहीं रहा था जिससे मुझे मालूम हो सके कि ननन का ये सब करने के पीछे आखिर मकसद क्या है। वो एक बात बड़ी बारीकी से देख रही थी और सोच रही थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक रात जब मैं कमरे में सोने के लिए जाने वाली थी, अचानक ननन मेरे सामने आई थी और बोली थी, भाभी मुझे बहुत डर लगता है, मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ, आप बस अपने कमरे की कुंडी न लगाना, अगर मुझे ज्यादा डर लगा तो मैं रात को आपके पास आ जाऊंगी। मैंने ननन की बात सुनते उससे कहा था, तो तुम्हें दूसरे कमरे में सोने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास ही सो जाया करना। नहीं भाभी, मुझे अपने कमरे के बगैर कहीं पर भी नींद नहीं आती, वो तो बहुत मुश्किल से कुछ दिन आपके कमरे में गुजारे थे कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। मुझे बस अपने कमरे की आदत हो गई है, कभी रात में डर लगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, वरना मैं अपने कमरे में ही सोया करूंगी। ननन की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें अपने कमरे में नींद आती है तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। मेरे कहने की देर थी कि ननन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, जो इसके चेहरे पर अजीब किस्म का डर दिख रहा था। नहीं भाभी, हरगिज नहीं, नन ने कहा।
नहीं भाभी, आप अपने कमरे में सोए और मैं अपने कमरे में सोऊंगी। अगर मुझे रात में डर लगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप अपने मशवरे अपने पास ही रखें। बस सोने से पहले इतना याद रखना कि अपने कमरे को हरगिज भी कुंडी नहीं लगानी है। ननद मुझे बिना बात के ही गुस्से से डांट कर चली गई थी और आखिर में कुंडी न लगाने का हुक्म देकर अपने कमरे की तरफ चल दी थी। गुस्सा तो मुझे अपनी ननद पर बहुत आया था, लेकिन मैं उस वक्त खामोश रही और कुछ न बोली थी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं इसको कुछ भी बोल देती तो वो मेरे पति को बढ़ा चढ़ाकर बातें सुनाती और पति इतनी दूर हमसे बैठा हुआ था, हम दोनों की फिक्र में परेशान होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। कुछ ही वक्त की तो बात थी, पति ने वापस आ जाना था, इसलिए जितना हो सकता था मैं बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब तो दिन ब दिन ननन की हरकतें और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। एक दिन तो मैं सोकर उठी तो मुझे ननन घर में कहीं पर भी नजर न आई। मुझे लगा शायद वो अपनी सहेली की घर चली गई होगी। घर में बैठी बोर जो हो जाती है। मैंने घर के सारे काम किए। 12 बजे के करीब मैं नहाने के लिए कपड़े निकालने अपने कमरे में आई तो मुझे बिस्तर के नीचे से अपनी ननन की टांगे नजर आई, जिनको देखकर पहले तो मैं डर गई और फिर मैंने जल्दी से जाकर चादर हटाई तो देखा नीचे ननन घोड़े बेचकर सो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सारी रात कोई मेहनत की हो। मैंने उसे जल्दी से उठाया और जगाया था। ननन एकदम उठकर बैठ गई थी और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने आपको मना भी किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ननन ने काफी गुस्से में चिल्लाकर कहा था, जबकि मैं तो हैरान थी कि मेरे ही कमरे में आकर मेरे बिस्तर के नीचे सोने के बाद जब मैंने उसे जगाया तो वो मुझ पर ही चढ़ रही है। निशा, जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं बल्कि तुम मेरे कमरे में हो और मेरे बिस्तर के नीचे सो रही हो। मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? ननन पहले तो मुझे गौर से देखने लगी और फिर आसपास देखकर अपना सर थाम कर बैठ गई और कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहते ही वो फौरन से अपने कमरे में चली गई। मैंने ननन की हरकत को काफी नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि इसके लहजे से और उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि इसे मालूम है वो मेरे कमरे में कैसे आई, लेकिन जानबूझकर मुझे टाल रही है, यहाँ पर झूठ बोल रही है। लेकिन मुझे अब जानना था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके पीछे इतनी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी है। अगले 2-3 दिन तक मैं इस बात को नहीं उठाई थी और उन 2-3 दिनों में ननंद रोज रात को मेरे सोने के बाद मेरे बिस्तर के नीचे आकर लेट जाती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगी, इसलिए मैं अगली रात के खाने में ननंद को नींद की गोलियां मिलाकर दे दी, जिसे खाते ही ननंद सो गई थी। ननंद के सोने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने बिस्तर के नीचे लेट गई थी और अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर वाली साइड पर मिट्टी में कुछ रखा हो। मैंने डरते डरते वहां से मिट्टी हटाई तो आगे का मंजर देख मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहां पर तो अब मैंने सोच लिया था कि मैं कल रात को ननंद को रंगे हाथों पकड़ूंगी, क्योंकि मुझे सच का तो पता चल ही चुका था। मैंने सब कुछ पहले की तरह ही करते आराम से जाकर अपने हाथ धोए और आकर सो गई। अब मेरा इरादा था ननंद को नंगे हाथों पकड़ने का। अगले पूरे दिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही ननंद के साथ बर्ताव किया था और रात होते ही आराम से आंखें बंद करके सो गई थी। और जैसे ही मेरी ननंद मेरे कमरे में आई मुझे महसूस हो चुका था, लेकिन मैं कुछ ना बोली और बिस्तर पर लेटी रही। मेरे करीब आकर अपने हाथ मेरे मुंह पर फेरे थे। उसने कोशिश की थी ये जानने की कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। नंद की चालाकी पर तो मैं चौंक उठी थी। वाकई कोई पुरानी और मांझी हुई खिलाड़ी थी। बस मुझे यकीन हो गया था कि मैं वाकई में ही सोई हूँ, तो वह आराम से मेरे बिस्तर के नीचे लेट गई। उसके लेटते ही मैं आराम से उठकर बैठी और बगैर आवाज किए इसके पीछे ही बराबर में जाकर लेट गई। जब उसने बहुत ही दिलेरी से उस जगह से मिट्टी हटाई और उसके नीचे से वो खास चीज निकालते हुए इसे अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ किया और अपने लबों से छूते हुए इससे पहले एक वाक्य अभी कुछ करती, मैंने इसके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे डरते हुए उसने वो चीज दोबारा वहीं छुपा दी और फौरन से बिस्तर के नीचे से बाहर निकल आई। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल जाती मैंने उसे हाथ से पकड़कर अपने सामने किया था। इसे सवाल पूछने लगी, देखो निशा, सच तो पहले ही मैं जानती हूँ। अब तुम अपने मुंह से मुझे सारा सच और इसके पीछे छुपी हकीकत बता दो, वरना मैं तुम्हारे भाई को सच बता दूंगी और उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करते हुए तुम्हें किसी के साथ भी विदा कर देगा। मेरी बात सुनते ही ननन डर गई थी और कहने लगी, भाभी, भाई को सच न बताना, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। मेरे दोस्त के पास फोन था और मैं अक्सर उसमें तस्वीर खींचती थी। मेरे दोस्त के घर एक दिन उसके भाई को जानने वाला कोई आया और उसने मेरी तस्वीर देख ली और अपने पास भी रख ली। अब वो मुझे पसंद करने लगा था। उसने मुझे चुपके से मिलने बुलाया था। अब मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने मुझे फोन भी दिया था। ये कमरा पहले मेरा हुआ करता था, लेकिन भाई ने शादी के बाद खुद ले लिया। मैंने फोन यहाँ से निकालना चाहा था, लेकिन ये सोचकर नहीं निकाला कि कहीं पकड़ी ना जाऊं
और अगर यहाँ पर पकड़ी गई तो इल्जाम आप पर लगा दूंगी। जब भी आपकी माँ घर आ जाती थी, मैं अमन से बात नहीं कर पाती थी, जिसका गुस्सा मैं अपने तरीके से निकाल देती थी। ननन ने सारी बात बताने के बाद अपना सर झुका लिया था। थोड़े दिन बाद जब मेरा पति हमसे मिलने आया तो मैंने उसे सब हकीकत बता दी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बहन पर हाथ भी उठा लिया था। मैंने बहुत मुश्किल से काबू किया। तब मैंने कहा, एक बार पता करो वो लड़का कैसा है। तब पता चला वैदिक नंबर का फ्रॉड लड़का था, जो लड़कियों के साथ बस वक्त गुजारता था। असल में उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसे अपनी बीवी पसंद नहीं थी। मेरे पति ने तो उसे बहुत मारा पीटा भी था। अपनी बहन को इसकी हकीकत बताई थी और उसके 18 साल के होते ही इसकी शादी करके इसे विदा कर दिया। आज मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी ननद की एक बेटी है। वो अपने घर में खुश है और मेरा बहुत शुक्र अदा करती है कि मैंने उसे एक अच्छी उम्र में गलती करने से बचा लिया। अगर मैं सच का पता ना लगाती तो ननद उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन अब वो अपने पति के साथ खुश है। धन्यवाद दोस्तों।